Hello students, welcome back. So sorry for this. सेकेंड पार्ट ए होपफुली आप लोग ने ये देख लिया होगा. ये पार्ट बी है, सेकेंड क्लास पार्ट बी. तो हमने जो पार्ट ए में स्टूडेंट अभी थोड़ी देर पहले जो चर्चा की थी वो इनकम एज अ कंसेप्ट. वापस से मैंने क्या बोला था? एज अ कंसेप्ट. वो उसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? हाय कुश. इनकम एज अ कंसेप्ट स्टूडेंट्स, वो उसका मतलब क्या है वो नहीं बताया गया. दैट इज टू से वो एक्ट के अंदर उसकी डेफिनेशन नहीं है. तो इस वजह से उसका जनरल मीनिंग हमने निकाला कि इनकम एक वो अमाउंट है जो कि डिराइव होता है फ्रॉम अ डेफिनेट सोर्स. तो अभी हम लोग सिंपली उसको इनकम को क्या समझेंगे? एज अ रेवेन्यू रिसीट, जिसके अंदर वो दो फीचर्स पाए जाते हैं. और वो दो फीचर स्टूडेंट्स क्या है? रेगुलरिटी एंड सर्टेनिटी. इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसके अलावा इनकम के अंदर प्राइमरी ध्यान रखना आप लोग, इसके अलावा इनकम के अंदर उन्होंने एक्ट में जो डिफाइन किया है उसमें उन्होंने क्या डिफाइन कर रखा है? डेफिनेशन भी दिया गया है इन एन इंक्लूसिव मैनर. और मैंने बताओ क्या बोला आपको? इंक्लूसिव मैनर का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर ये भी शामिल है, इनकम में ये भी शामिल है. और क्या चीज आपने शामिल कर दिया? स्पेसिफाइड कैपिटल रिसीट. क्या चीज आपने शामिल कर दिया स्टूडेंट्स? स्पेसिफाइड कैपिटल रिसीट. फिर से बोल रहा हूं, सारे कैपिटल रिसीट नहीं. उन्होंने क्या किया? चुन चुन के अल्टीमेटली जहां पे भी उनको लगता है कि भाई टैक्स बेस जो ऊपर आपको डायग्रामेटिकली बताया गया है, ये जो टैक्स बेस बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया है? यहां पे स्पेसिफाइड कैपिटल रिसीट को इनकम बना दिया है. ये अदरवाइज इनकम नहीं है. ध्यान से सुनना, ये अदरवाइज इनकम नहीं है, लेकिन उसको क्या किया है? इनकम बना दिया है सो दैट उनको फिर मैंडेट मिल जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन. उसको इनकम बना दिया गया है. तो इनकम के डेफिनेशन में क्या डाल दिया है? स्पेसिफाइड कैपिटल रिसीट. सारे नहीं, कुछ चीजों को चुन चुन के. और देखो, बहुत गवर्नमेंट की भी मानना पड़ेगा. आपको दो एग्जांपल देता हूं. लॉटरी विनिंग्स ही देख लो. जैसे पार्ट ए में हम पार्ट ए सेकेंड क्लास में जब हमने डिस्कस भी किया था, लॉटरी विनिंग्स में क्या मैंने आपसे कहा? यही कहा था लॉटरी विनिंग्स में कि भाई ये इसमें वो दोनों फीचर्स जिसकी वजह से एक अमाउंट को हम इनकम मानते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, विच इज सर्टेनिटी एंड रेगुलरिटी. तब भी इसको एक्ट में डिफाइन किया गया कि नहीं, इसको हम इनकम मानेंगे. उसकी एक बहुत सॉलिड वजह है. नोटिस करना स्टूडेंट, एक सैलरीड पर्सन है, उसको पता है कि भाई ऐसे तो मैं कोई अपने लाइफ में कुछ अल्टीमेटली मुझे कोई बड़ा अल्टीमेटली एक ये करना है, तो वो लॉटरी खरीदते रहता बीच बीच में. अब आप सोचो, या फिर केबीसी के शो के अंदर वो जग चला गया. अब उसकी तनख्वाह दो, नोटिस करना स्टूडेंट, महीने की 10,000 15,000 रुपए की तनख्वाह है उसकी. 10 to 15,000 का उसकी एक अर्निंग है, ठीक है. लेकिन वो एक ही केबीसी के शो में या फिर एक लॉटरी की वजह से एक झटके में ही प्राइमरी उसको क्या आ जाता है? उसको एक झटके में ही उसको प्राइमरी 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए क्या है उसको मिल जाते हैं. और वो 2-3 करोड़ रुपए जो उसको एक झटके में जो उसको मिला है, दैट इज व्हाट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल रिसीट. क्योंकि ना तो इसमें कोई सर्टेनिटी थी और ना ही इसमें कोई रेगुलरिटी कोई इसमें पाई गई है. तो उस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स क्या है? ये अपने आप में इनकम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की नजर पड़ी. क्यों? क्योंकि उसको पता है 3 करोड़ का अगर उसको से केबीसी से उसको इनाम मिला, 30% का टैक्स रेट है क्योंकि 115BB लग जाएगा. उससे कितना बन गया? 90 लाख रुपए. स्टूडेंट, सरचार्ज वरचार्ज मिला के 1 करोड़ रुपए पकड़ लो आप. 1 करोड़ रुपए प्राइमरी उसका टैक्स उस पर्टिकुलर एक इवेंट से उससे मिल जाएगा गवर्नमेंट को. अब आप सोचो कि 1 करोड़ रुपए मिलेगा. अब वो अपनी पूरी जिंदगी भर में अगर टोटल भी कर ले, नॉर्मल जो उसकी तनख्वाह है उससे वो 1 करोड़ का टैक्स नहीं पे करेगा, जो कि वो उस एक इवेंट में उसने पे करना है. और यही वजह है कि गवर्नमेंट ने ऐसे कैपिटल रिसीट्स को पिकअप किया है जिससे उनकी टैक्स बेस बढ़ जाए. और उसका एग्जाम्पल मैंने क्या दिया आपको? लॉटरी विनिंग्स. ये एक एग्जाम्पल है. दूसरा एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, और वो है नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट्स का. ये शायद पता नहीं आपको पता भी है कि नहीं, पीजीबीपी में हम देखेंगे. ये लॉटरी विनिंग्स बाय द वे कहां पे आ गया है? आईएफओएस में. अच्छा, बाय द वे आईएफओएस में और एक चीज आती है मालूम है? गिफ्ट. गिफ्ट में भी क्या है? सर्टेनिटी, रेगुलरिटी, कि मुझे पता है कि कब
मुझे गिफ्ट मिलेगा। सर्टेनिटी, रेगुलरिटी, क्या ये दोनों पैटर्न देखे मिलता है? नहीं मिलता है। तो गिफ्ट भी कोई किसी सोर्स से जनरेट तो हो नहीं रहा है, तो देयर इज नो डेफिनेट सोर्स जिससे वो अमाउंट क्या है जनरेट हो रहा है। और बिकॉज देयर इज नो डेफिनेट सोर्स जिससे कोई गिफ्ट जनरेट हो रहा है, इस वजह से गिफ्ट भी एक अपने आप में क्या है, कैपिटल रिसीट है। गवर्नमेंट की नजर उस पर पड़ी, देख रहे थे कि भाई लैंड गिफ्ट किया जा रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टीज को गिफ्ट की जा रही है, कैश गिफ्ट किया जा रहा है। जैसे कि पॉलिटिशियंस को क्या था, एक उनके जब बर्थडे होते थे पॉलिटिशियंस के, 2004 की बात है जब गिफ्ट टैक्स को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तभी तो आपको होश भी नहीं रहा होगा कि आप सीए करने वाले हैं। होश था 2004 में कि आपको सीए करना है? बताओ कि भाई मैं तो जब बचपन से ही मुझे पूछा जाता था क्या बड़े होके क्या बनना है, तो आपने क्या बोला? चार्टर्ड अकाउंटेंट। बोला था कि नहीं? ईमानदारी से बताओ। दूसरी तीसरी कक्षा में जब आपको पूछा जाता था क्या बनोगे बड़े होके, तो आपने बोला होगा कि भाई सीए बनूंगा, isn't it? तो 2004 में स्टूडेंट्स क्या हुआ है, 2004 में इस पर्टिकुलर गिफ्ट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके कॉन्टेक्स्ट में? ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनको मालूम है क्या किया जाता था? इनको उनके त्योहार नहीं, उनके बर्थडे में उनको हार पहनाया जाता था। और हार किसका होता था? वो हार होता था 2,000 रुपए के नोट, जब उस समय जमाने में चलते थे 2000 नोट के, दे यूज्ड टू वीव 2000 नोट्स और बड़े बड़े 25-25 फीट लंबे हार उनको पहना दिया जाता था। तो आप सोच सकते हैं ये भी क्या हो गया, एक तरीके से कैश गिफ्ट हो गई, एक तरीके से उनको कैश गिफ्ट मिल रहा है। तो गवर्नमेंट की नजर पड़ना चालू हो गई कि भाई एक एक ऐसे मौके पे 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ की गिफ्ट मिल रही है। गवर्नमेंट की नजर पड़ी बस, और करना क्या था, उस पर टैक्स लगवा दिया। लेकिन टैक्स लगवाने के पहले बहुत जरूरी था, उनको पता था कि गिफ्ट किसी सोर्स से जनरेट नहीं हुआ है, इस वजह से उसे इनकम नहीं माना जा सकता है। इसके लिए उनके पास मैंडेट नहीं है उसे टैक्स करने के लिए। तो ठीक है, गवर्नमेंट के लिए कौन सी मुश्किल बात है, मैंडेट नहीं है तो उन्होंने अपने आप को मैंडेट दे दिया। कैसे मैंडेट दे दिया? जो गिफ्ट को उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने बना दिया एज इनकम, जबकि वो अपने आप में इनकम नहीं है, लेकिन उसको बना दिया। क्या बना दिया? इनकम। और वो बनाने की प्रोसेस क्या है? इनकम बनाने की प्रोसेस स्टूडेंट्स क्या है? तो इनकम बनाने की प्रोसेस है डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 24। और इस डेफिनेशन के जरिए स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन के जरिए उन्होंने क्या किया था? इस डेफिनेशन के जरिए क्या किया? इस पर्टिकुलर गिफ्ट को, इन दिस रिगार्ड गिफ्ट को उन्होंने बोल दिया कि ये इसे हम इनकम मानेंगे। बस मानेंगे तो फिर मानेंगे। तो होश कहां रहता है प्राइमरी, isn't it? तो वही पर्टिकुलर पॉइंट है जैसे ऋषि ने कहा था। ऋषि ने कहा है कि भाई उस 2004 के टाइम पे तो पढ़ने का भी वो दिन थे और आज के दिन देख रहे हो, दो टाइम, वक्त की बात होती है स्टूडेंट्स, ये isn't it? एक वो टाइम था और एक ये टाइम है। चलिए अब आए गए तो फिर अब जिंदगी चाहे कितनी भी बेरहम क्यों ना हो, जीना तो पड़ता ही है। ये तो बात मानते हो ना? अब जब आ ही गए हो तो अब अल्टीमेटली इसको खत्म करो। चलिए स्टूडेंट्स, तो गिफ्ट और एक एग्जांपल मैंने दिया आपको, लॉटरी विनिंग्स दिए दूसरा एग्जांपल स्टूडेंट्स, गिफ्ट एंड लॉटरी विनिंग्स। ये क्या है? दीज आर द 2 एग्जांपल्स व्हिच आई हैव गिवन इट टू ऑल ऑफ यू, गिफ्ट एंड दी लॉटरी विनिंग्स। ये आपका 2 एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। और ये दोनों ही अमाउंट किस हेड में जा रहा है स्टूडेंट्स? ये दोनों ही अमाउंट किस हेड में जा रहा है? अंडर द हेड आईएफओएस, अंडर द हेड आईएफओएस। तीसरा आपको स्टूडेंट्स एक और एक पॉपुलर एग्जांपल दे रहा हूं, वो है नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट का। नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट शायद आईपीसीसी में आपको लोगों को पता होगा। यहां पे आईपीसीसी में स्टूडेंट्स आपको ये चीज पता होगा, ध्यान से सुनना, नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट आपने पढ़ा है। एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल आता है उस समय पे जब ये मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में जो अंबानी ब्रदर्स का जो झगड़ा था। देखिए उनमें सबसे बड़ा बिजनेस था पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा बिजनेस था और वो कैश रिच था। मुकेश अंबानी ने बोल दिया कि भाई आपके ये 2-3 बिजनेस है, रिलायंस ग्रुप से ये 3 बिजनेस या 4 बिजनेस जो है आप लेंगे, पेट्रोलियम बिजनेस मैं अपने पास रखूंगा। और मुकेश अंबानी को भी पता है कि सबसे बड़ा मेरे लिए कॉम्पिटिटर यही निकलेगा, क्योंकि उसको सारे ट्रेड सीक्रेट्स पता है, किस मिनिस्टर के साथ क्या सेटिंग है, सब चीज उसको पता है।
इस वजह से इन्होंने सोच लिया होगा क्या कि इनको तो हमें नहीं रखना है, ये बिजनेस में ये नहीं आएगा। नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया जिसके तहत इनको कुछ उस समय पे 5,500 करोड़ रुपए दिया गया था। 5,500 करोड़ रुपए दिए गए थे, उस समय की बात है स्टूडेंट्स। और इस वजह से देखेंगे अभी आप 5,500 करोड़ रुपए दी गई थी, किसके लिए? ये बिजनेस में नहीं एंटर करने के लिए। अब आप सोच सकते हो यहां पे, ये बताएं क्या अनिल अंबानी को क्या हर साल आपको 5,500 करोड़ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो ये भी अपने आप में क्या है? एक तरीके से कैपिटल रिसीट है। लेकिन गवर्नमेंट की नजर से कहां से बच के जा सकते हो? पड़ गई होगी नजर। उनको पता है कि ऐसे नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट्स पे बहुत बड़ा क्या है, एक अमाउंट दिया जाता है। कोई चीज ना करने के लिए ये एक बहुत बड़ी अमाउंट दी जाती है। गवर्नमेंट की नजर पड़ी है, उनको पता था कि वो इनकम नहीं है, तो भी उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? मैंडेट हम बना लेंगे। कैसे उनको मैंडेट उनको मिल जाता है? इनकम का डेफिनेशन पकड़ना है, 224 के अंदर लाना है और लिख देना है क्या? इनकम इंक्लूड द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट। तो बस उनको क्या करना था? इनकम का डेफिनेशन में उसको इनकम है नहीं, एक्चुअली वो इनकम है नहीं, लेकिन क्या कर दिया उन्होंने? उसको इनकम बना दिया। और इनकम को कैसे बनाते हैं? थ्रू द डेफिनेशन। इनकम में ये भी शामिल है। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट करना, कैपिटल रिसीट को आउटराइटली आप टैक्स नहीं कर पाओगे। कैपिटल रिसीट को आप आउटराइटली टैक्स नहीं कर पाओगे। कैपिटल रिसीट को टैक्स करने के लिए आपको मैंडेट लगेगा, और वो मैंडेट आपको लेना पड़ेगा थ्रू व्हाट? थ्रू द इनकम टैक्स एक्ट। और वो मैंडेट कहां से मिलेगा? थ्रू द डेफिनेशन ऑफ इनकम। अब स्टूडेंट्स ये तो चलो आपने समझ लिया। अब थोड़ी बात मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एक बात कहना चाहूंगा, एक बात फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब गिफ्ट आएगा, गिफ्ट टैक्स भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में, फाइनल में भी आता है। देखो जो सब लोग लिखेंगे वो आप भी लिखोगे। प्रोविजन क्या 56 का, वो तो हम लोग जब करेंगे तब एक बार वापस से उसको अच्छे से देख लेंगे। लेकिन आप पहला पॉइंट लिखेंगे, जो चांसेस है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको चूक जाए। क्या होगा? आप पहले पॉइंट पे ये लिखोगे, गिफ्ट इज डिफाइंड एज एन इनकम अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 24। क्या लिखोगे आप? गिफ्ट इज डिफाइंड एज एन इनकम अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 24। ये आपको लिखना है, ताकि आप ये बता रहे हैं कि ये जनाब ये एक कैपिटल रिसीट है जो अदरवाइज इनकम नहीं है, लेकिन इसको इनकम बनाया गया है। और इस वजह से गिफ्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, गिफ्ट इज डिफाइंड एज एन इनकम अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 24। और फिर आगे आप लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो चार्जेबल अंडर द हेड IFOS। और फिर बाद में जो प्रोविजन है पॉइंट नंबर 2 से क्या करना है, जो प्रोविजन है वो प्रोविजन के बदौलत आप अपना आंसर बाद में आगे कंक्लूड कीजिए। लेकिन पहला एक बस एक क्या है, हार्डली 4-5 वर्ड्स में इसको कंक्लूड कर दें आप। ये बहुत एक बड़ा इमेज जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आप एकदम बेस से अपना आंसर को उठा रहे हो एग्जामिनेशन में। और मैं कुछ ज्यादा कमेंट्री इसमें लिखना नहीं है, ये नहीं बताना कि भाई ये कैपिटल रिसीट है, इसके अंदर वो सोर्स, ये सब चीज तामझाम नहीं करना आपने। बस चुपचाप लिख कर आना है, गिफ्ट इज डिफाइंड एज एन इनकम अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 24। तो आपने किसके बारे में ये आप टिप्पणी करेंगे आंसर्स में एज योर पॉइंट नंबर 1? किसके बारे में टिप्पणी करेंगे? वो सारे स्पेसिफाइड कैपिटल रिसीट जो कि इस एक्ट में क्या किए जा रहे हैं? टैक्स किए जा रहे हैं। वो सारे कैपिटल स्पेसिफाइड कैपिटल रिसीट जो कि इस एक्ट में टैक्स किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो लीजिए स्टूडेंट, जल्द से जल्द हम लोग इनकम डेफिनेशन को लिखना चालू करते हैं। यहां पे आइए, आपने डायग्राम तो यहां पे बना लिया होगा ऑल ऑफ यू। जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाया उसमें टैक्स बेस देखो अपने, रेवेन्यू रिसीट, और फिर आगे उसको बढ़ा दिया गया है, इनकम पे आगे लिखा है स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट, मैंने लिख दिया, उसको ठीक कर रहा हूं, कैपिटल रिसीट डिफाइंड। कहां पे डिफाइन किया गया है? अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 24। स्पेसिफाइड कैपिटल रिसीट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 24 स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों ने लिख लिया होगा तो जल्द से जल्द स्टूडेंट्स एक ब्रीफली मैं आपको लिखवा देता हूं। चलिए जल्दी से आप लिखने की कोशिश करें। लिखें स्टूडेंट्स, इनकम means income has not been defined
जल्दी से लिखेंगे आप, इनकम हैज नॉट बिन डिफाइंड अंडर द एक्ट in an exhaustive manner. Income has not been defined under the act in an exhaustive manner. Full stop. It generally means an amount लिखते रहेंगे फ्रेंड्स, which arises from a definite source. Income has not been defined under the Act in an exhaustive manner, full stop. It generally means an amount which arises from a definite source. Example: salary arises from employment. Rent arises from house property, and therefore these amounts are in a natural sense will be considered as an income. नेक्स्ट लाइन पे लिखना, दे आर revenue receipts which have the attributes of regularity, and certainty. ठीक है। अब अगर हो सके स्टूडेंट दूसरे कलर की पेन, मैंने कल ही आपको बता दिया था भाई 3 कलर का पेन रखना कम से कम। कुछ चीजें होंगी जो कि आपको ऑब्जर्व करके चलनी पड़ेंगी, ठीक है। अब लिखेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ में, हाउएवर in order to expand the tax base, the term income has been defined
in an inclusive manner to include specified capital receipts. ब्रैकेट में लिख दो स्टूडेंट, सेक्शन 2 क्लॉज 24। ये डेफिनेशन कहां पर है? 224। अब एक आखिरी में एक टर्म आपने यूज करना है स्टूडेंट्स। आखिरी में आप लोग एक टर्म यूज करेंगे और एक फ्रेज एक तरीके से क्या है यहां पे, और आप इस पर्टिकुलर टर्म्स या फ्रेज से सहमति रखेंगे। एंड व्हाट इज दैट? ऑल रेवेन्यू रिसीट्स are taxable unless they are specifically exempted, comma, whereas what? Capital receipt are not taxable. क्यों it is not taxable? आपको पता है इसका वजह? Capital receipt are not taxable unless they are specifically charged to tax. All revenue receipts are taxable unless they are specifically exempted, whereas capital receipt are not taxable unless they are specifically charged to tax. Unless they are specifically charged to tax. और वो मैंडेट कैसे मिलेगा ऑफ द स्पेसिफिक चार्जेबिलिटी? वो भी प्रोसेस आपको पता है। मैंडेट मिलेगा फर्स्ट, पहले आपको कैपिटल रिसीट को डिफाइन करना पड़ेगा एज एन इनकम, उसको इनकम बनाना पड़ेगा। और एक बार आपने उसको इनकम बना दिया, फिर आप उसको सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? किसी एक हेड में लेकर उसको क्या करेंगे? क्लासिफाई कर देंगे। लेकिन उसके पहले आपको उसे इनकम बनाना पड़ेगा, और वो बनाने की प्रक्रिया क्या है? बाय डिफाइनिंग दिस एज एन इनकम। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। अब आगे से गोइंग फॉरवर्ड यहां पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने लिख लिया हुआ। अब देखेंगे टोटल इनकम में हमें इनकम क्या है ये पता लगना है। टोटल इनकम का मतलब है इट मींस एन इनकम। एंड व्हाट इज इनकम? रेवेन्यू रिसीट। अब देखो, मैं आगे से रिवीजन जब करेंगे स्टूडेंट्स तो यही बात होगी। आगे जब भी रिवीजन अब अगले क्लास से जब होगी तो हम लोग इनकम को बताओ क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीट प्लस व्हाट? रेवेन्यू रिसीट प्लस दी स्पेसिफाइड कैपिटल रिसीट। इनकम अब आगे से हम यही कहेंगे इसे एज द रेवेन्यू रिसीट प्लस द स्पेसिफाइड कैपिटल रिसीट। ये होगा हमारा इनकम। बस इतना इशारा ही काफी होना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड नाउ। रेवेन्यू रिसीट प्लस द स्पेसिफाइड कैपिटल रिसीट। ठीक है। नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट्स अब आते हैं, चलिए एक है प्राइमरी इनकम हो गया, वो अमाउंट इनकम है, लेकिन हर अमाउंट जो इनकम है वो इस एक्ट में टैक्स नहीं किया जा सकता। वही अमाउंट को इस एक्ट में, वही अमाउंट जिसे हम इनकम समझते हैं उसे इस एक्ट में तभी आप टैक्स करोगे इफ इट फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 5। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट फिर अब आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय
सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या है जल्दी से बताओ, ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। हर इनकम को टैक्स नहीं करेंगे इस एक्ट में। चार्जेबिलिटी टोटल इनकम पर है। चार्जेबिलिटी किस पर है? टोटल इनकम पर है। टोटल इनकम का मतलब क्या है? इनकम, लेकिन वो इनकम जो कि सेक्शन 5 में रेफर किया गया है। तो सारे इनकम पे चार्ज नहीं है, उसी इनकम पे चार्ज है जो कि सेक्शन 5 में रेफर किया गया है। और सेक्शन 5 में बताओ क्या है जल्दी से, क्या है? व्हाट इज सेक्शन 5? व्हाट इज सेक्शन 5 सेकंड में? प्रखर ने कहा है रिसीव्ड और अक्रूड। सेक्शन 5 स्टूडेंट्स, व्हाट डू मीन बाय द टर्म सेक्शन 5 में क्या आएगा? तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स इस सेक्शन 5 के कॉन्टेक्स्ट में, ऑल ऑफ यू। कार्तिक, सेक्शन 5 इज स्कोप ऑफ द टोटल इनकम। दर्शल, द स्कोप ऑफ द टोटल इनकम। टोटल इनकम स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्कोप ऑफ द टोटल इनकम। मिलन, चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट। द स्कोप ऑफ टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट। अब स्टूडेंट्स यहां पे प्लीज केयरफुल रहना। यहां पे मैं कोशिश करूंगा, ये थोड़ा डिस्कशन एक्चुअली हम लोग इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे जब हम नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन या फिर इंटरनेशनल टैक्स पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी भी मैं सोचता हूं कि आप अब, क्योंकि फाइनल में थोड़ी सी मैच्योरिटी अब आप लोगों में लानी पड़ेगी, और ऐसे कुछ जो कंसेप्ट जो कि अदरवाइज फाइनल में बोले भी नहीं जाते, वो हमें सेकेंड क्लास में ही मैं आपको शुरू करना चालू करूंगा। स्टूडेंट्स नोटिस करना कभी भी, टैक्सेशन लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान से सुनना इसको, अगर टूटा फूटा भी अगर आपको पकड़ में लिया ना, जो भी मैं डिस्कस करूंगा वो चल जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर कहा है कि ये डिस्कशन हम लोग ज्यादा फोकस पे लाएंगे कब, जब हम लोग अपनी डिस्कशन करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन। अभी आप थोड़ा सा इसको पकड़ने की कोशिश करना। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपने इस चीज में पकड़ लिया, तो जो कोशिश की है सेकंड क्लास में ही आपको इस चीज को बताने की, वो कोशिश कामयाब हो जाएगी। बाकी एनआर टैक्सेशन में देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या है, एक चीज आप लोग ध्यान से सुनेंगे। टैक्सेशन लॉ में हमेशा टैक्स आपको लगाना है किसी एस्पेक्ट पे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है एक नेक्सस एस्टैब्लिश करने का, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में कहते हैं, क्या कहते हैं? टेरिटोरियल नेक्सस। क्या कहते हैं टेक्निकल टर्म? क्या उसका? एक टेरिटोरियल नेक्सस होना चाहिए एक्ट का उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, तब जाके ही उस पे क्या है, टैक्स लगाया जा सकता है। एक एक्ट का उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से तब जाके ही क्या है, उस पे टैक्स लगाया जा सकता है। जब तक वो नेक्सस एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, आप उस पे टैक्स नहीं लगा सकते। अगर आप कोशिश करेंगे बिना किसी नेक्सस के, अगर टैक्स लगाने की आप कोशिश करेंगे बिना किसी नेक्सस के, तो फिर आप अपने आप को एक अल्ट्रा वायरस पावर देने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई भी चीज अगर अल्ट्रा वायरस हो तो आपको पता ही है वो अपने आप में क्या बन जाता है, वॉइड बन जाता है। तो ये नेक्सस क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये टेरिटोरियल नेक्सस क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल आईडीटी की अगर मैं बात करूं, जो चीज आप जल्दी से पकड़ लेते हो, आईडीटी में जैसे स्टूडेंट्स पहली क्लास में भी मैंने आपको ये कहा था, पूरा फोकस उस पर क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। कंजम्पशन कहां पर हुआ है उसके बेसिस पे चार्जेबिलिटी तय की जाती है। तो अगर इंडिया में अगर वो गुड्स या फिर वो सर्विस को कंज्यूम किया जा रहा है, तो बताएं फिर क्या इंडिया के पास
उसका टेरिटोरियल नेक्सस बनता है फॉर द पर्पज ऑफ चार्जेबिलिटी? एंड द आंसर इज यस। वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो वो देखते हैं कंजम्पशन इसका कहां हुआ है, और अगर कंजम्पशन अगर उसका इंडिया में हुआ है तो इस कॉन्टेक्स्ट में प्राइमरीली वो एक नेक्सस बन जाता है फॉर द पर्पज ऑफ चार्जेबिलिटी। लेकिन अगर मान के चलो वही गुड्स और वही सर्विसेज को अगर आप क्या करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, वही गुड्स और वही पर्टिकुलर वही गुड्स और वही सर्विसेज को अगर आप क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो फिर आप मुझे बताओ क्या इंडिया में वो गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम की गई है? एंड आंसर इज नो। तो आपको शायद पता भी होगा, थोड़ा बहुत तो एक हल्का फुल्का आपको आइडिया होगा कि एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? उसकी वजह यही है। तो आपने नोटिस करना, मैंने क्या बताया कि एक नेक्सस, नेक्सस का मतलब क्या है पुनीत? नेक्सस का मतलब क्या है? रिलेशनशिप। एक टेरिटोरियल नेक्सस मतलब एक टेरिटोरियल रिलेशनशिप अल्टीमेटली एस्टैब्लिश करना जरूरी है। तो आईडीटी में जो कंजम्पशन बेस्ड है वो ये देखा जाता है कि ये कंजम्पशन कहां पे हुआ है, और अगर उसका लोकेशन अगर इंडिया में पाया जाता है तो फिर इंडिया के पास इनडायरेक्ट टैक्स उस पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज पे, उस सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज पे आईडीटी का लेवी या चार्ज एस्टैब्लिश हो जाएगा। आईडीटी का लेवी या चार्ज एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स स्टूडेंट्स क्या है अपने आप में? डायरेक्ट टैक्स में प्राइमरी इट इज अ पर्सनल टैक्स। तो क्योंकि डायरेक्ट टैक्स एक पर्सनल टैक्स है, ध्यान से सुनना इस बात को, तो हम लोग डायरेक्ट टैक्स में क्या देखते हैं? ये इनकम किसने कमाया है। आईडीटी इज अ ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स, तो ये कंजम्पशन कहां पे हुआ है। डायरेक्ट टैक्स इट्स अ पर्सनल टैक्स, तो ये इनकम किसने कमाया है, और वो किसने कमाया है आप क्या करते हो? स्प्लिट करते हो। स्प्लिट करते हो किसके बीच में बताओ? डायरेक्ट टैक्स में बीइंग अ पर्सनल टैक्स स्प्लिट करते हो प्राइमरीली बिटवीन अ रेसिडेंट एंड अ नॉन रेसिडेंट, बिटवीन अ रेसिडेंट एंड अ नॉन रेसिडेंट। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स लॉ, क्योंकि अपने आप में एक पर्सनल टैक्स है, टैक्स ऑन द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन, तो ये इनकम किसने कमाया है? रेसिडेंट ने कमाया है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, इनका ग्लोबल इनकम क्या है? ये टैक्स होता है। ग्लोबल इनकम, इस पे चार्ज लग गया। क्यों ग्लोबल इनकम पे लगा है? इसकी भी आप लॉजिक समझ लो। ग्लोबल इनकम का मतलब क्या है? जो इनकम इंडिया में कमा रहा है प्लस जो इनकम इंडिया के बाहर है। सिंपल वर्ड में भी बात कर रहे हैं, वो इनकम डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया, वो सब चीज हम लोग सेक्शन 9 में करेंगे एनआर टैक्सेशन में। अभी फिलहाल के लिए बस इतना समझ के चलना, ग्लोबल इनकम का मतलब वो इनकम जो उसने इंडिया में कमाया है प्लस वो इनकम जो इंडिया के बाहर कमा रहा है। तो जो स्कोप है रेसिडेंट का इस एक्ट में चार्ज करने के लिए, वो उन्होंने ग्लोबल इनकम का रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि बीइंग अ रेसिडेंट, स्टूडेंट्स लॉजिक समझना, क्या एक्ट का अपने रेसिडेंट के साथ क्या टेरिटोरियल नेक्सस एस्टैब्लिश हो चुका है? एंड द आंसर इज यस। अब ये क्योंकि इंडिया का ही रेसिडेंट है, तो ये इंडिया का रिसोर्सेस क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। तो मैं इंडिया में रह के, अगर मैं यहां पे इंडिया का रिसोर्स में यूज कर रहा हूं और मैं लेक्चर्स लिए जा रहा हूं ऑनलाइन, इंडिया में भी ले रहा हूं और यहीं पे रह के मैं इंडिया के बाहर भी ले रहा हूं, तो ऑब्वियसली क्या गवर्नमेंट का, क्या इस एक्ट का मेरे हर एक्टिविटी से जनरेट हुआ इनकम पे हक बनता है फॉर द पर्पज ऑफ चार्जेबिलिटी? एंड द आंसर इज यस। उनका पूरा हक बनता है क्या? कि वो मेरे सारे इनकम पे क्या कर सकते हैं? उस पे चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। द रीजन इज क्वाइट क्लियर, क्योंकि बीइंग अ रेसिडेंट मैं यहां का क्या कर रहा हूं? रिसोर्सेस को कंज्यूम कर रहा हूं। और अगर मैं यहां का रिसोर्सेस को बीइंग रेसिडेंट में कंज्यूम करता हूं, तो मैंने इनकम कहां पे कमाया है ये इररिलेवेंट हो जाता है। क्या एक्ट का सीधे सीधे मेरे साथ टेरिटोरियल नेक्सस एस्टैब्लिश बंद होता है? एंड द आंसर इज यस। वो सीधे सीधे मेरे साथ टेरिटोरियल नेक्सस एस्टैब्लिश हो जाता है बीइंग अ रेसिडेंट। बट व्हाट अबाउट बीइंग अ नॉन रेसिडेंट? व्हाट अबाउट बीइंग अ नॉन रेसिडेंट? तो अगर मैं नॉन रेसिडेंट हूं स्टूडेंट्स, तो ऐसे हालात में क्या एक्ट का उस नॉन रेसिडेंट के साथ एक डायरेक्ट नेक्सस या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है? एंड द आंसर इज नो।
और यही वजह है कि जब तक वो नॉन रेसिडेंट इंडिया के साथ वो नेक्सस को एस्टैब्लिश नहीं कर लेता, तब तक एक्ट उसके इनकम को चार्ज नहीं कर पाएगा। और बताएं नॉन रेसिडेंट इसको कैसे अल्टीमेटली नेक्सस एस्टैब्लिश करेगा? वो अपने फुटप्रिंट नॉन रेसिडेंट इंडिया में रखना चालू करेगा। आप बोलोगे सर फुटप्रिंट्स का मतलब क्या है? मतलब उसके कुछ सोर्स इंडिया में पाए जाएंगे और उस सोर्स के बदौलत क्या हो रहा है, उसको इनकम इंडिया में वो कमा रहा है या फिर कुछ इनकम जो इंडिया में वो रिसीव कर रहा है। सो नॉन रेसिडेंट, ध्यान से सुनना, नॉन रेसिडेंट का अदरवाइज एक्ट का नेक्सस डायरेक्ट नेक्सस नहीं है। तो जब तक ये नॉन रेसिडेंट खुद से वो नेक्सस एक्ट के साथ एस्टैब्लिश नहीं कर लेता, तब तक ये एक्ट में उसकी इनकम को चार्ज नहीं की जा सकती। और वो कैसे इस पर्टिकुलर नेक्सस को एस्टैब्लिश करेगा? नेक्सस एस्टैब्लिश करेगा बाय हैविंग अ सोर्स इन इंडिया, जिससे वो इनकम कमा रहा है इंडिया में, और बाय हैविंग एन इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो नॉन रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स नोटिस करें आप, यहां पे जो इनकम बनेगा सिर्फ दो ही इनकम विच इज अक्रूड और डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। या फिर इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया। फिर से रिपीट करो स्टूडेंट्स, जब तक एक एनआर खुद से इंडिया के साथ वो नेक्सस एस्टैब्लिश नहीं कर लेता, तब तक उसके इनकम को आप चार्ज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका उस नॉन रेसिडेंट के साथ कोई भी डायरेक्ट नेक्सस नहीं है, अनलाइक इन द केस ऑफ अ रेसिडेंट एसएससी। रेसिडेंट के साथ डायरेक्टली हमारा क्या है, नेक्सस है। इस वजह से उस रेसिडेंट ने कहां पर भी इनकम कमाया है उससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी पूरी इनकम यहां पे चार्ज की जा सकती है, जो कि आप एक एनआर के लिए नहीं कहोगे, क्योंकि हमारे साथ उसका कोई डायरेक्ट नेक्सस नहीं है। इस वजह से लिमिटेशन है। लिमिटेशन यह है कि जब तक वो एनआर खुद से वो नेक्सस एस्टैब्लिश ना कर ले इंडिया के साथ इस एक्ट के साथ, तब तक हम उसके इनकम को टैक्स नहीं कर पाएंगे। और वो नेक्सस एस्टैब्लिश करने का मतलब क्या है? या तो उसका इंडिया में सोर्स हो जिससे वो इनकम कमा रहा है, या फिर वो अपना इनकम इंडिया में रिसीव कर रहा है, दो में से कोई भी एक। तब जाके ही हम कह सकते हैं कि वाकई में उस नॉन रेसिडेंट ने इस एक्ट के साथ या इंडिया के साथ क्या है, नेक्सस एस्टैब्लिश कर लिया है। और उसी कैटेगरी के इनकम को इस एक्ट में हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक चीज आप लोग ध्यान से सुनना, इसको डायरेक्ट टैक्स में जैसे मैंने आपको बताया बीइंग अ पर्सनल टैक्स, यहां पे इनकम ये किसने कमाया है उसके बेसिस पे स्कोप तय किया जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्ट टैक्स बीइंग अ टैक्स ऑन द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन, बीइंग द टैक्स ऑन द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन, ये इनकम किसने कमाया है उसके बेसिस पे उसकी स्कोप को तय किया जाता है। तो अगर वो पर्सन एक रेसिडेंट है तो फिर उसकी ग्लोबल इनकम क्या है, इस एक्ट में चार्ज की जाएगी। अगर एक पर्सन एक रेसिडेंट है तो उसकी ग्लोबल इनकम इस एक्ट में चार्ज की जाएगी। उसका जस्टिफिकेशन मैंने आपको दे दिया है। जबकि अगर एक पर्सन एक नॉन रेसिडेंट है तो एट द वेरी आउटसेट मैंने आपको क्या कहा, एट द वेरी आउटसेट उसका इस एक्ट के साथ उसका कोई भी डायरेक्ट नेक्सस नहीं है। और क्योंकि इसका उस एक्ट के साथ या इंडिया के साथ कोई भी डायरेक्ट नेक्सस नहीं है, तो अनलेस एंड अनटिल वो जब तक खुद से इंडिया के साथ वो नेक्सस एस्टैब्लिश नहीं कर लेता, तब तक उसके कोई भी इनकम को हम टैक्स नहीं कर पाएंगे। एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन दिस रिगार्ड। तो ये देख रहे हो आप लोग, नॉन रेसिडेंट का मैंने वो दो कैटेगरी आपके सामने डिफाइन कर रखा है। नॉन रेसिडेंट का मैंने आपके सामने दो कैटेगरी की इनकम डिफाइन कर रखी है। तो स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान रखना, डायरेक्ट टैक्स में यहां पर आपको रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट उसके बेसिस में टेरिटोरियल नेक्सस तय किया जाता है। आईडीटी में कभी भी आप नहीं पढ़ेंगे, याद करो आईपीसीसी में आपने नहीं पढ़ा होगा रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। क्यों नहीं पढ़ा है? क्योंकि वहां पे नेक्सस तय किया जाता है। आईडीटी क्या है? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। तो वो गुड्स या वो सर्विस
कहां पे कंज्यूम हुआ है उसके बेसिस पे क्या है, स्कोप तय किया जाता है कि किस कंट्री में टैक्स या किस स्टेट में टैक्स अल्टीमेटली सेटल होगा। ये पर्टिकुलर गुड्स या ये पर्टिकुलर सर्विस किसने कंज्यूम किया है, ये हमारे लिए इररिलेवेंट पॉइंट हो जाता है। ये कहां पे कंज्यूम हुआ है, आईडीटी उस पे फोकस करता है। जहां तक डायरेक्ट टैक्स की बात है, डायरेक्ट टैक्स में बताओ क्या कहा है हमने, ये इनकम किसने कमाया है उसके बेसिस पे क्या है, स्कोप तय की जाती है। और वो किसने का मतलब होगा या तो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, उसके बेसिस पे क्या है, स्कोप इनकी तय की जाती है। ये फर्क है बिटवीन द डीटी एंड आईडीटी। यहां से डाइवर्जन, जिसको स्कोप जो होता है, आईडीटी फोकस करता है ऑन द एक्टिविटी, ये कहां पे ये एक्टिविटी, ये पर्टिकुलर गुड्स या ये पर्टिकुलर सर्विसेज इसको आपने कहां पे कंज्यूम किया है, उसके आधार पे क्या होता है, आईडीटी में उसकी टेरिटोरियल नेक्सस तय की जाती है कि क्या उस पर्टिकुलर सप्लाई पे क्या आप टैक्स लगा सकते हो या नहीं। जबकि डायरेक्ट टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये किसने किया है, ये इनकम किसने कमाया है, उसके आधार पे हम स्कोप को क्या है, फ्रीज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ चार्जेबिलिटी। सो दिस इज अ लिमिटेड अटेम्प्ट जो मैंने आपके सामने रखा है टू एस्टैब्लिश्ड हमारा सेकेंड पॉइंट, टोटल इनकम क्या है वो पता लगाने में। दूसरा पॉइंट क्या था बताओ, इनकम विच इज रेफर्ड विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 5। आगे की जो डिस्कशन होगी स्टूडेंट्स, मैं आपको नॉन रेसिडेंट में करवाऊंगा। मैंने थोड़ा सा एक अटेम्प्ट किया था, एक खतरा मोल लेने की बात होती है इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि दूसरा ही क्लास चल रहा है और इतने टेक्निकल डिस्कशन को सेकंड क्लास में लाना मतलब खतरे से खेलने की बराबर होती है। लेकिन होपफुली स्टूडेंट्स, प्राइमरी आप लोगों ने थोड़ा बहुत पकड़ लिया है कि जब तक वो नेक्सस एस्टैब्लिश नहीं हो जाता तब तक वो सब्जेक्ट को आप टैक्स नहीं कर पाओगे। सब्जेक्ट हमारा है इनकम। इनकम का मतलब क्या है वो भी आपको पता चल चुका है, रेवेन्यू रिसीट प्लस दी स्पेसिफाइड कैपिटल रिसीट। तो सिर्फ रेवेन्यू रिसीट और स्पेसिफाइड कैपिटल रिसीट से काम नहीं चलेगा, ये भी जरूरी है दैट इट शुड ऑल्सो फॉल विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 5। तो अनलेस एंड अनटिल ये जो रेवेन्यू रिसीट है या फिर ये जो स्पेसिफाइड कैपिटल रिसीट है, ये जब तक सेक्शन 5 के स्कोप में फॉल ना हो जाए तब तक आप इसको चार्ज या टैक्स नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से आपको एक छोटा नोट लिखवा देता हूं। स्टूडेंट्स, पकड़ में आया होपफुली आप लोगों को। पांड्या, तेजस, शिवम, चलिए विशाल, थैंक यू। देखो कोशिश एक होती है स्टूडेंट्स, बहुत इसमें क्या है ना कि तो मैं दोनों चीज को ब्लेंड करके चलूंगा, कोशिश करूंगा, क्योंकि पता है कि ये वैसे तो टॉपिक आएगा एनआर में, ऑब्वियसली आपको इशारा तो पता चल गया था ये एनआर की तरफ जा रहा था। लेकिन एट द वेरी आउटसेट देखो क्या हुआ मालूम है, देखो डीटी का एक भ्रम है। मैं स्टूडेंट आपको स्टार्टिंग में बता दूं, डीटी में भ्रम बहुत होता है, सब लोग को एक दिमाग में बैठ जाता है डीटी इज वेरी टफ। उसकी एक वजह क्या थी मालूम है, जैसे टोटल इनकम में स्टूडेंट्स आपने मुझे क्या बताया, अगर आपने नोटिस किया, मुझे सीधा आपने बताया हेड्स ऑफ इनकम, यहां पर आप पहुंच गए। सीधा आपने बोला था एग्रीगेट आप 5 हेड का करो, वो है आपका टोटल इनकम। नहीं, उसके पहले आपको जानते हो क्या लाना है, आपको लाना है क्वालिफाइंग अमाउंट। हम कंप्यूट किसका करेंगे, किसको आप कंप्यूट करोगे, किसको आप कंप्यूट करोगे, सारे इनकम को करेंगे कंप्यूट? नहीं, आप वही इनकम को कंप्यूट करेंगे जो क्वालिफाई करता है फॉर द पर्पस ऑफ चार्जेबिलिटी, क्वालिफाई करता है फॉर द पर्पस ऑफ चार्जेबिलिटी। और वो कौन सा इनकम है जो क्वालिफाई करता है फॉर द पर्पस ऑफ चार्जेबिलिटी? तो वो 2 इनकम है, 2 फिल्टर है, जिससे आप कह सकते हो कि ये 2 फिल्टर को पार करने के बाद जो भी इनकम बच जाता है वही इनकम क्वालिफाई करेगा फॉर द पर्पस ऑफ चार्जेबिलिटी। और पहला फिल्टर है आपका कि वो अमाउंट का इनकम होना जरूरी है। दूसरा फिल्टर होगा वो इनकम का सेक्शन 5 में रेफर होना भी इक्वली जरूरी है। सो अनलेस वो इनकम जो कि रेवेन्यू रिसीट प्लस स्पेसिफाइड कैपिटल रिसीट है, वो सेक्शन 5 में जब तक वो क्वालिफाई ना करे तब तक हम उसको नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, कंप्यूटेशन, नेक्स्ट स्टेप में हम उसको लेके नहीं जाएंगे। So therefore what is required is there has to be an amount which is considered as an income and that income should fall within the scope of section 5. तब जाके ही स्टूडेंट्स आप कहेंगे that this
qualifying income is chargeable to tax under the act, और यही qualifying income which is chargeable to tax under the act को आप फिर आगे लेकर जाओगे for the purpose of computation in the manner laid down under the act, जो कि आपने वैसे पकड़ लिया है कि कंप्यूटेशन की प्रक्रिया कैसे होगी इस एक्ट में। लेकिन कंप्यूटेशन किसका, यह बहुत जरूरी है। कंप्यूटेशन कैसे, यह दूसरी बात है। कंप्यूटेशन किसका, यह बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स एक छोटा सा एक आपको नोट लिखवा देता हूं स्टूडेंट्स, जल्द से जल्द। चलिए, विशाल, अक्षत, कमलनाथ, फेयर इनफ। तो एक क्विकली एक नोट लिख देंगे इस कॉन्टेक्स्ट में जो अभी थोड़ी बहुत मैंने बात रखी है, लिखेंगे स्टूडेंट्स। फॉर द पर्पस, लिखते रहो स्टूडेंट्स, फॉर द पर्पस ऑफ establishing the charge under the act, the income ब्रैकेट में लिखो, रेवेन्यू रिसीट plus specified capital receipt should also fall within for the purpose of establishing the charge under the act, comma, the income, revenue receipt plus the specified capital receipt should also fall within the scope of section 5. The scope of the total income chargeable to tax under the act is based on the residential status of a person where the person is a resident under the act, comma, the territorial nexus is established. The territorial nexus is established on its global income. इसको स्टूडेंट्स अंडरलाइन करके चलना, ये टर्म टेरिटोरियल नेक्सस स्थापित हो गया है
रिलेशनशिप स्थापित हो गया किससे? ग्लोबल इनकम से। किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ चार्जेबिलिटी। फॉर द पर्पस ऑफ द चार्जेबिलिटी अंडर द एक्ट। ठीक है, अगले पैराग्राफ पे लिखना। However, where a person is a non-resident, then the territorial nexus for the purpose of the chargeability is limited or restricted only in respect of। स्टूडेंट्स, ये जो I.R.O है, ये एक ऑफिशियल एब्रीविएशन है, एग्जामिनेशन में भी यूज कर सकते हो। द टेरिटोरियल नेक्सस फॉर द पर्पस ऑफ द चार्जेबिलिटी इज लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम which accrues or deemed to accrue or rise in India, or the income which is received in India। वो इनकम जो कि अक्रू या फिर अराइज हो रहा है इन इंडिया में, या फिर वो इनकम जो कि इंडिया में रिसीव हुआ है। ठीक है, इसी वजह से अब आप नोटिस करना स्टूडेंट्स, जब हम लोग करते थे ना कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम, याद करें आप, हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस जरूर लिखते थे। उसका एक मेन रीजन भी है, अब आप याद करो क्यों वो लिखना पड़ता था। लाइक मिस्टर पटेल आप लिखते थे, मिस्टर पटेल आप बोलते थे किस प्रीवियस ईयर के लिए इनकम, टोटल इनकम जो कॉम्प्यूट हो रही है वो किस प्रीवियस ईयर का है, और उसका असेसमेंट ईयर क्यों लिख रहे हैं, अब आपको पता चल गया, क्योंकि हम कॉम्पिटिशन असेसमेंट ईयर में ही करेंगे। लेकिन किस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का वो हमें लिखना पड़ता था, किस प्रीवियस ईयर का हमें वो लिखना पड़ता था। ठीक है ना। अच्छा, ये भी लिखना है हमें, क्या लिखना है यहाँ पे, रेसिडेंट है एंड ये लिख देते थे, ये हम लोग बहुत कैजुअली लिखते थे, लेकिन लिखना पड़ता था। क्यों? क्योंकि भाई जो हम लोग अब जो कंपटीशन करने जा रहे हैं, जब लिखते थे ऐसे पर्टिकुलर्स अमाउंट एन अमाउंट ऐसे जब लिखते थे, स्टेटमेंट टेबल बनती थी टोटल इनकम कंपटीशन की, तो एक्चुअली वो एक बताने की कोशिश की जा रही है एग्जामिनर को कि जनाब हम लोग ये जो स्टेटमेंट में वही इनकम को कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंपटीशन इन दैट 5 डिस्टिंक्ट हेड, जो कि सेक्शन 5 को फिल्टर करता है उसको। अब क्योंकि वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट था, इस वजह से तो उसकी तो वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल थी, तो हम आंख बंद करके क्या है सारा की सारे अल्टीमेट इनकम को लपेट लेते थे। लेकिन ध्यान रखना फ्रेंड्स, फाइनल सीए में नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बनने वाला है, और अगर एनआर टैक्सेशन है तो जनाब आप ध्यान रखेंगे, जब आप बोल रहे हो कि एनआर की इनकम हम कंप्यूट कर रहे हैं, ये जानते हो ये टेबल बन रहा था, ये जो टेबल बन रहा है आपका पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट,
ये आपका पहुंच गया थर्ड स्टेप में आप हो। ये आप किस स्टेप में हो? तीसरे स्टेप में। जैसे कि आप लोग करते थे वो सारे 5 हेड, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, यही जो आप मुझे बता रहे हो, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, आईएफओएस, ये आप तीसरे स्टेप में हो। लेकिन आपको तीसरे स्टेप में क्या लेना है? वही अमाउंट लेना है जो कि स्टेप 1 और स्टेप 2 का जो फिल्ट्रेशन है उसको पार करेगा, वही अमाउंट कंसिडर किया जाएगा इन स्टेप 3। तो कहने का मतलब है कि ये जो कंपटीशन होगा ये किसका होगा? स्टेप 3 के अंदर कंपटीशन जो होने वाला है वो होगा ऑफ द क्वालिफाइंग इनकम, नॉट ऑफ ऑल द इनकम। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये होगा ओनली ऑफ द क्वालिफाइंग इनकम। तो अगर एनआर की टोटल इनकम मुझे जब कंप्यूट कब कल करनी पड़ेगी, जब भी करूंगा, तो उसमें ध्यान रखना जो सैलरी होगा वो या तो अक्रू या डीम टू अक्रू इन इंडिया होगा, या फिर सैलरी विच इज रिसीव्ड इन इंडिया। वही मापदंड होगा हाउस प्रॉपर्टी का भी। वही मापदंड जो भी मैं यहां पे लेने वाला हूं, या तो वो हाउस प्रॉपर्टी एक एनआर की जो कि उसकी इनकम अक्रू हो रही है इन इंडिया, या फिर जो रिसीव हुई है इन इंडिया, दो में से कोई भी एक। तो ये चीज आपको पकड़ना होगा, क्योंकि जो आप स्टेटमेंट में जो आप करते हो 5 हेड का, वो तीसरा स्टेप है। लेकिन तीसरे स्टेप के पहले वो दो पहला स्टेप को आपको अल्टीमेटली क्या है, फिल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको बताता है वो कौन सा इनकम है जिसको आप आगे कंप्यूट करेंगे। कौन सा इनकम है जिसे आप कंप्यूट करेंगे, तो वो आपका है द क्वालिफाइंग इनकम। और ये क्वालिफाइंग इनकम क्या है? एन अमाउंट विच इज एन इनकम एंड दैट विच इज रेफर्ड इन सेक्शन 5। उसी को आपको आगे लेकर जाना है कंपटीशन के स्टेटमेंट में, कंपटीशन के टेबल पे, जहां पे आप कंप्यूट करेंगे इन द मैनर लेड डाउन अंडर द एक्ट, इन द मैनर लेड डाउन अंडर द एक्ट। So students, this is one thing which you should always be very careful about it. I hope that अब यहाँ पे qualifying income आप यहाँ तक पहुँच गए हो सभी लोग। अब हमारे जो अगली क्लास होगी स्टूडेंट्स, अब हम लोग आएंगे तीसरे स्टेप में। यहाँ पे तीसरे स्टेप में हम लोग पहुंचेंगे अपने अगली क्लास में, जहां पे आपको ये चीज होगा कि इसको कंप्यूटेशन कैसे किया जाएगा। लेकिन कंपटीशन किसका करना है, अभी भी मैं रिपीट करते जा रहा हूं, और ये मैं बार बार रिपीट करूंगा जब तक आपके दिमाग में एकदम से उतर ना जाए। कंपटीशन किसका करना है? क्वालिफाइंग इनकम का करना है। कैसे करना है वो पॉइंट 3 में अब हम देखेंगे। लेकिन वो तो उसका पहले पता लग जाना चाहिए किसका करना है। उसी का आप आगे क्या करते हो, स्टेटमेंट बनाते हो, कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम, जो स्टेटमेंट मैंने अभी भी आपको बना के दिखाया, पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट। ठीक है, अच्छा तो अब स्टूडेंट्स ध्यान रखें आप लोग कहां पर हो। मैंने जब शुरुआत की थी चर्चा, क्विक एक रिकैप ले रहा हूं मैं, कि चार्जेबिलिटी अंडर द एक्ट टोटल इनकम की है, जिसको हम चार्ज करेंगे इन द नेक्स्ट फॉलोइंग एवाई। क्यों नेक्स्ट फॉलोइंग एवाई को चार्ज किया जा रहा है? क्योंकि आपको पता है द अर्लीस्ट टाइम जो आप कंप्यूट करोगे वो 1 अप्रैल ऑफ द रिलेवेंट एवाई है। दैट बिकम्स माय अर्लीस्ट टाइम फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ माय टोटल इनकम and consequently the computation of my tax liability। और यही वजह है कि मैंने कल आपको यह भी कहा कि जो लॉ है which is enforceable, which is applicable as on the first day of the relevant AY, उसी लॉ के मुताबिक दो चीजें पता लगाई जाएंगी, जिसके बेसिस पे फाइनली आपको टैक्स लायबिलिटी फॉर दैट AY पता लगेगा। और वो दो चीजें क्या है? एक है आपकी टोटल इनकम और दूसरा आपका रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स का भी सोर्स आपको पता चल चुका है कि कहां से आपको लेना है, या तो आईटी एक्ट से आपका रेट ऑफ टैक्स निकलेगा या फिर दी फाइनेंस एक्ट से। आईटी एक्ट में आपको स्पेशल रेट ऑफ टैक्स मिलेंगे टू बी अप्लाइड ऑन दी स्पेसिफिक इनकम, स्पेशल इनकम, वो उस पर अप्लाई करके आप रेट ऑफ टैक्स, आपको टैक्स लायबिलिटी मिलेगी। और बैलेंस टोटल इनकम पे आपको क्या करना है? दी जनरल रेट ऑफ टैक्स लगाना है एज स्पेसिफाइड फॉर एवरी पर्सन एज पर दी रिस्पेक्टिव फाइनेंस एक्ट, जो कि आपका होगा 2020। अब यही जनरल फाइनेंस एक्ट में जो रेट दिया गया है उसका एक ऑप्शनल, एक ऑल्टरनेट स्कीम आपको दिया गया है, जिसके तहत आपको यह बताया जाएगा कि मेजर डिडक्शंस को छोड़ के आप अपनी टोटल इनकम कंप्यूट करें और उस टोटल इनकम पे आपको रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स लगवा देना है। लेकिन ध्यान रखें, फिर से मैं बता रहा हूं, अगर वो जो टोटल इनकम एज पर द ऑप्शनल स्कीम, अगर उस टोटल इनकम में अगर कोई स्पेशल इनकम बैठा हुआ है, तो उस स्पेशल इनकम पे आप लगाओगे द स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, एंड ऑन द बैलेंस टोटल इनकम आप लगाएंगे द रेट एज पर द ऑल्टरनेट, जो भी आपका रिड्यूस रेट है एज पर द ऑल्टरनेट स्कीम।
और फिर स्टूडेंट्स आपके पास अब जो आज हमने देखा था वो टोटल इनकम की तरफ हम पहुंचे, जिसका टोटल इनकम का डेफिनेशन मीन्स है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। इसके लिए थोड़ा केयरफुल एहतियात बरतनी पड़ती है, हर एक एस्पेक्ट को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। टोटल इनकम का मतलब है क्या, इनकम वो इनकम जो कि सेक्शन 5 में क्या है रेफर हो रहा है, और इसी वजह से हमें पता चलता है वो कौन सी इनकम है जिससे हम इस एक्ट में चार्ज करते हैं, दैट इज द क्वालिफाइंग इनकम। और वही क्वालिफाइंग इनकम को हमें आगे लेके जाना है फॉर द पर्पज ऑफ कंपटीशन। तो अभी माइंड में एकदम पिक्चर एकदम क्लियर रखें, जो पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट जो टेबल में जो मैं टोटल इनकम कंप्यूट करता हूं वो किसका करता हूं, ओनली ऑफ द क्वालिफाइंग इनकम। जो टोटल इनकम की स्टेटमेंट जो कंपटीशन जो हमारी बनेगी वो प्राइमरली किसका बनाते हैं हम लोग, ओनली ऑफ द क्वालिफाइंग इनकम। मैं ये चीज को हैमर इसके लिए कर रहा हूं क्योंकि जैसे आईपीसीसी में आप टोटल इनकम के क्वेश्चन से भाग जाते थे, जो पतली गली पहले देखते थे कौन से 2-2 मार्क के क्वेश्चन से उसको सॉल्व करो, टोटल इनकम को रहने दो, छूट भी गया तो भी सबका छूटेगा, हमारा भी छूट गया। ऐसा ही दिक्कत फाइनेंस में भी देखा जाता है, घबराते हैं स्टूडेंट्स टोटल इनकम से, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि बहुत सारे वो भ्रम पालते हैं, और सच कल्पना से विचित्र होता है अक्सर, ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो वो बहुत भ्रम पालते हैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास। वो जैसे कि मैं बता रहा हूं कि वो पर्टिकुलर्स अगर वो बता दूं ना, ये पर्टिकुलर्स और अमाउंट मतलब कि अगर एक एनआर का टोटल इनकम कंप्यूट करना पड़े तो वो उस स्टेटमेंट के अंदर वो भी इनकम लेकर जाएंगे जो कि अदरवाइज क्वालिफाइंग इनकम नहीं उसे माना जाता। तो वो स्टेटमेंट पे आपको नहीं कुछ करना, मैंने उस स्टेटमेंट में आपको पहले ही बता दिया है कि भाई वो स्टेटमेंट जो कंपटीशन का है जिसमें वो 5 हेड आप कंसिडर करोगे, उस स्टेटमेंट में आपको वही अमाउंट को कंसिडर करना है जो कि क्वालिफाइंग इनकम का हिस्सा बनता है, जिसे कि हम इस एक्ट में क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो अगर वो इनकम क्वालिफाइंग इनकम नहीं है तो वो टोटल इनकम के स्टेटमेंट में पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट उसके अंदर वो चीज शामिल नहीं होगा। आप उसे नोट में लिख दें, देखो प्राइमरी नॉन रेसिडेंट का मान के चलो कुछ एक ऐसा होता है, देखो स्टूडेंट फाइनल में ऐसी सी गलतियां करते हैं, इसी वजह से कहता हूं ना कि फाइनल आंसर तो राइट है लेकिन आपका अप्रोच ही इतना बेकार था कि क्या बोले, यहां पे हाउस प्रॉपर्टी का एक नॉन रेसिडेंट का अगर मैं कंप्यूट कर रहा हूं, एनआर का कंपटीशन स्टूडेंट्स मान के चलो एनआर की कंपटीशन चल रही है, और एक एनआर की कंपटीशन में एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम विच इज अक्रूड आउटसाइड इंडिया एंड विच इज ऑल्सो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अगर मैं वो रेंट इनकम को ले लूं अंदर, यहां पे से 10 लाख मिला मुझे रेंट इनकम, एनआर की कंपटीशन हो रही है जो कि अक्रू इंडिया के बाहर हो रहा है क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है और रिसीव भी इंडिया के बाहर हुआ, और फिर वो नीचे लिखता है लेस एग्जेम्प्ट या नॉट टैक्सेबल, ऐसा लिखकर भी आता है वो, ठीक है, वो लिखकर भी आता है और फिर यहां पे लिखेगा नील ऑर्डर कॉलम में। तो उससे होगा क्या कि प्राइमरी उसकी जो टोटल इनकम है उसके अंदर वो अमाउंट अंदर नहीं बैठ रहा है। और आप भी अगर देखोगे, आप क्या करोगे कि आप ये लिखोगे नहीं यहां पे, क्यों नहीं लिखेंगे आप यहां पे, क्योंकि आप ये बोलोगे इसको कि भाई ये जो इनकम है ये इंडिया के बाहर अक्रू हो रहा है, ये रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रहा है, तो इस वजह से ये तो क्वालिफाइड इनकम है ही नहीं। तो जब क्वालिफाइड इनकम है ही नहीं तो हम इसको कंपटीशन के बारे में इसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो ये डायरेक्टली आप कहां पे लिखोगे, यहां पे नहीं लिख के आप लिखोगे नोट में कि हमने इसको हमारे स्टेटमेंट में कंसिडर क्यों नहीं किया, क्योंकि ये क्वालिफाइंग इनकम है ही नहीं। उसकी वजह भी आप बता दोगे। तो नोटिस करना स्टूडेंट्स, टोटल इनकम दोनों का राइट है इन टर्म्स ऑफ द टोटल फाइनल अमाउंट जो बनेगा, लेकिन टेक्निकली क्या है, आंसर रॉन्ग है। टेक्निकली क्या है, आंसर रॉन्ग है। पता चल गया अभी आपको आंसर रॉन्ग कैसे हो गया उसका, क्यों, क्योंकि आपने वो चीज कंपटीशन के अंदर कंसिडर कर दी जो कि अपने आप में क्वालिफाइंग अमाउंट नहीं है। अलग बात है कि आपने भी फाइनली उसको बोल दिया कि वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन कहां पे कंसिडर कर रहे हो, कंपटीशन के स्टेज पे आपने क्या किया, उसको बोला है कि वो टैक्सेबल नहीं होगा, जो कि गलत है। कंपटीशन उसी का होगा जो कि अपने आप में क्या है, एक क्वालिफाइंग अमाउंट है। एंड व्हाट इज द क्वालिफाइंग अमाउंट, पहला वो अमाउंट का इनकम होना जरूरी है, और वो इनकम सेक्शन 5 के स्कोप में फॉलो होना जरूरी है, तब जाके ही उसे हम बोलेंगे एज द क्वालिफाइंग इनकम। और उसी क्वालिफाइंग इनकम का हमें आगे क्या करना है, कंपटीशन करना है इन टर्म्स ऑफ द मैनर विच इज लेड डाउन अंडर द एक्ट, इन टर्म्स ऑफ द मैनर विच इज लेड डाउन अंडर दिस एक्ट। डिड यू ऑल गॉट दिस वन स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये आपकी चर्चा यहां तक समाप्त हुई है, और अब
अगली क्लास में आपको पता चल चुका है कि अब हम कहां पर आ चुके हैं। यहां पे करना है कंप्यूटेशन एज पर द लॉ लेड डाउन एज ऑन द 1st of the April of the relevant AY। उस लॉ के आधार पे हमें, जो कि एनफोर्सेबल होना चाहिए एज ऑन द 1st of the April of the relevant AY, उस लॉ के आधार पे हमें क्या करना है, कंप्यूटेशन करना है। और वही चीज अल्टीमेटली हम लोग क्या है करेंगे। अब तीसरे स्टेप में करेंगे। व्हाट इज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप है आपका हाउ द कंप्यूटेशन वुड बी डन। लेकिन कंप्यूटेशन किसका? क्वालिफाइंग इनकम का। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? तो अगली क्लास स्टूडेंट्स मिलते हैं, फिर हम लोग शुक्रवार के दिन मिलेंगे और वही 6:15 का है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 4 लेक्चर के बाद आप सभी लोग अल्टीमेटली फ्रीज हो जाओगे। तो हम फिर उसको एक सिक्योर्ड एक सॉफ्टवेयर के जरिए आपको यही सेम फैसिलिटी होगी। आप जो क्वेरी पूछते रहिएगा, इस तरीके से मैं आपको वहीं पे जवाब देता रहूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसमें हमारी जो टाइमिंग होगी मतलब मंडे से, वो होगा 6:30 का। ठीक है, वो चीज़ हमने पहले ही बात रख लिया था। 6:30 का हम लोग अपने टाइमिंग रख लेंगे उसका। तो स्टूडेंट्स बताओ, कुछ क्वेरीज होगा तो फिर बता दो, अदरवाइज सेशन फिर कंप्लीट करते हैं आज। एनी क्वेरीज? अक्सर चलो, गॉट इट। विशाल बाय देन। ओके ओके आयुष, ऋषि, थैंक यू थैंक यू। तो रिवाइज बस करना है स्टूडेंट्स, बस मैंने आपको पहले भी बता दिया था। रिवाइज बस प्लीज कर लेना, 15 मिनट ही करेंगे, लेकिन प्लीज हो सके तो रिवाइज करना। आपने खुद महसूस किया रहेगा कितने एक सटल एरिया है जहां पे मिस्टेक होगा, आप अनजाने में मिस्टेक कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। काफी सटल था डिस्कशन। टेरिटोरियल नेक्सस और कंपटीशन उसका किया जाता है जो कि एक क्वालिफाइंग इनकम हो। ये दो हमारा थीम है इस क्लास का, द टेरिटोरियल नेक्सस एंड कंपटीशन उसका किया जाता है जो कि एक क्वालिफाइंग इनकम हो। ठीक है, कीप दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव इन माइंड एंड देन ऑन दैट बेसिस all of you, I'll see you in the next class. Thank you students. Tejas, Akshat, Rishi, all of you students, good night.